गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर 1 का नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट टर्म में आने वाला चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव का मतलब है टाइम, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पर या बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारा जो इंडियन की इकोनॉमी थी वो कैसी थी। इंडियन इकोनॉमी मींस एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है, फॉरेन ट्रेड कैसा था उस वक्त पे। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम किस तरीके का था, कितनी प्रोडक्शन होती थी, क्या होता था उसमें, कैसे खेती करते थे लोग इंडिपेंडेंस से पहले। एग्रीकल्चर सिस्टम के अलावा इंडस्ट्रियल के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री का क्या क्या मेन रोल था उस समय पर। ऑक्यूपेशनल क्या था हमारा, यानी कि लोग ज़्यादातर किस काम में डिपेंड रहते थे। फॉरेन ट्रेड किस तरीके का था, ठीक है, ये हम सारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस में फीचर्स देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक्स के फीचर्स कैसे। तो पहला था स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब है कि जिसमें कोई भी ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो, यानी कि जब जिस कंट्री में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल भी ना हो, ना के बराबर हो, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो इंडिपेंडेंस से पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी था ही नहीं हमारे देश के अंदर। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कम्प्लीटली ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बिल्कुल स्लो थी। ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज़ द वन विच स्लो शोज लिटिल और नो ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो बहुत ही लिटिल ग्रोथ थी उस समय पर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट्स इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस समय पे, उन्होंने बिल्कुल भी नेशनल इनकम को या पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने के लिए कोई भी नेसेसरी स्टेप नहीं उठाए थे, ठीक है। हाउएवर दादाभाई नौरोजी, विलियम्स डिग्बी, फिंडले सिरे, VKR Rao, RC Desai were some notable individuals who attempted the estimates Indian national and per capita income. Of course, these estimates yielded conflicting result. तो ये सारे जिन जो मैंने नाम बताए आपको, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का बिल उठाया था, और इन्होंने ही नेशनल इनकम को कैलकुलेट की थी। लेकिन इनके जो रिजल्ट थे वो आपस में बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग थे, मतलब बहुत ही वो कन्फ्यूजिंग थे आपस में। Most of the estimates reveal that the country growth aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% and growth in per capita output per year was a मर्ज 0.5%। ये पता लगा उनके रिजल्ट से कि उस समय पे बिल्कुल भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो थी ही नहीं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों का रहने का, जीने का तरीका था इंडिपेंडेंस से पहले, बहुत ही बेकार था। उनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं थे। बैकवर्ड, सेकंड है बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्डनेस थी, मतलब बहुत ही पुअर कंडीशन थी हमारे देश की। एन इकोनॉमी वाज ए बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एन इकोनॉमी इज़ कॉल्ड ए बैकवर्ड इकोनॉमी व्हेन इट वाज वेरी लो पर कैपिटा इनकम। तो बैकवर्ड इकोनॉमी तब होती है जब पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो होती है, ओके। उसके बाद है द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, यानी कि पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है किस में रहता था, पुअर में, पुअर था। विदाउट सफिशिएंट फूड, उनके पास फूड नहीं थे, कपड़े नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था। यानी कि अगर हम ये डिपेंड करें कि क्या है, तो इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंडीशंस ख़राब थी, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी डोमिनेंट थी, मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग डिपेंड करते थे अपने जीने के, जीवन को निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, वो डिपेंड करते थे किस पर, एग्रीकल्चर पर। और वो भी 72% पॉपुलेशन हमारी डिपेंड थी किस पर, एग्रीकल्चर पर। और जो हमारे देश की जीडीपी थी, जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो था हमारे देश का, वो भी 50% शेयर जो था वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का था। मतलब 50% जो काम आता था किससे आता था, एग्रीकल्चर से। बाकी बाकी छोटे मोटे काम हमारे अलग होते थे। उसके बाद है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है ना के बराबर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्री तो उस वक्त पे थी ही नहीं, इक्का दुक्का इंडस्ट्रीज थी, शायद वो भी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर बंद करवा दी थी। तो प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। उस समय पर जो सबसे ज़्यादा फेमस वो थी इंडस्ट्रीज हमारी थी हैंडीक्राफ्ट की, यानी कि हाथों से बने जो सामान बनाते हैं,
बट इट वाज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्क्रिमिनेटरी ब्रिटिश पॉलिसी। लेकिन सरकार ने उस समय पे इस तरीके की पॉलिसी को बनाया कि धीरे धीरे हमारी जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट का जो काम था वो भी ख़राब हो गया। उन्होंने बनाई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का मतलब है भेदभाव वाली पॉलिसी। मतलब टैक्स लगा देते थे। अगर देश के अंदर अगर इंडियंस कोई गुड्स बना रहा है तो उसके ऊपर तो हैवी टैक्स होगा, और ब्रिटिश कोई गुड्स बना रही है तो उसके पास कोई भी टैक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हमारा वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट का माल था वो भी बर्बाद हो गया। फिर है हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। मतलब हमारी कंट्री जो है ना, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस रहती थी किस पर? इम्पोर्ट्स पर। इम्पोर्ट्स क्या होता है? जब हम कोई भी गुड्स बाहर से मंगाते हैं, बाहर कंट्री से अपनी कंट्री में, उसको बोलते हैं हम इम्पोर्ट्स। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करते थे हम किस पर? इम्पोर्ट्स पर। और इम्पोर्ट से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश को होता था, क्योंकि हमारे देश का पैसा कहाँ जाता था? बाहर चला जाता था। ठीक है। उसके बाद है लिमिटेड अर्बनाइजेशंस। लिमिटेड अर्बनाइजेशंस का मतलब है ब्रिटिश से पहले बहुत ही कम शहर थे। ठीक है। गाँव का एरिया ज़्यादा था। ठीक है। यानी कि 14% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन द अर्बन। पूरी पॉपुलेशंस में से सिर्फ 14% पॉपुलेशन ऐसी थी जो शहर में रहती थी, बाकी सारी पॉपुलेशन कहाँ पे रहती थी? गाँव में। ठीक है। रूरल पॉपुलेशन लैग ऑपरेटिव आउटसाइड एग्रीकल्चर। तो रूरल पॉपुलेशन जो था उनको एग्रीकल्चर के अलावा और कोई काम नहीं मिलता था। ठीक है। तो हमने की पढ़ा है यहाँ पे कि किस तरीके की इंडियन इकोनॉमी थी, और इंडियन इकोनॉमी बहुत ही, हमने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारे देश के लिए अच्छा हो ब्रिटिश सरकार के राज में। देखो, पहला स्टैग्नेंट इकोनॉमी पढ़ा, सेकंड पढ़ा हमने बैकवर्ड इकोनॉमी, तीसरा पढ़ा हमने डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्थ पढ़ा हमने ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर पढ़ा हमने हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, फिर पढ़ा हमने लिमिटेड अर्बनाइजेशन, और ये लास्ट वाला पॉइंट है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? सेमी फ्यूडल का मतलब है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज नाइदर होली फ्यूडल नॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ना तो वो प्राइवेट या ना वो पब्लिक ही थी। ठीक है। इट वाज मिक्स्ड इकोनॉमी। ये मिक्स्ड इकोनॉमी थी जिसमें दोनों वर्क करते थे, प्राइवेट भी वर्क करते थे, यानी कि सरकार प्राइवेट के हाथों में भी थी और पब्लिक के हाथों में भी थी। ठीक है। इस तरीके से जो काम होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। आज भी हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। प्राइवेट वालों का भी रोल है और गवर्नमेंट का भी रोल है। तो ये हमने पढ़ लिया कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की थी प्रायर टू द इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले किस तरीके की एक इंडियन इकोनॉमी थी हमारी। अब हम पढ़ेंगे आगे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर की हालात क्या थे ब्रिटिश सरकार के राज में। तो पहला पॉइंट है लो प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी। तो आप पहला ही पॉइंट समझ रहे होंगे कि ब्रिटिश सरकार के राज में जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता था बहुत ही लो होता था, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल थी नहीं। और प्रोडक्शन लो क्यों था? क्योंकि उस समय पे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन, पानी की सिंचाई के लिए कोई भी साधन नहीं था। आज तो ट्यूबवेल है, उस समय पे पानी के साधन के लिए कोई भी वो मशीनरी वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह नहीं थी। इसलिए सारे किसानों को पानी के लिए डिपेंड रहना पड़ता था उस पर, रेनफॉल पर। अगर रेनफॉल होगी तो अच्छी रेनफॉल, वो अच्छा आउटपुट निकलेगा एग्रीकल्चर का, और अगर रेनफॉल नहीं होगी तो बेकार आउटपुट निकलेगा। तो लो प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी बहुत ही बेकार थी। ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा पॉइंट है एक्सप्लॉइटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते थे। सरकार ने ज़मींदार छोड़ रखे थे बीच में, कि ज़मींदार से ये बोला हुआ था कि आप किसानों से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आप रेंट लेंगे। ठीक है। अब ज़मींदार को तो ऊपर देना पड़ता था फिक्स्ड। ठीक है। लेकिन किसानों से वो क्या करते थे? किसानों को वो जानबूझकर ज़्यादा रेंट लेते थे। किसानों से तो लेते थे रेंट 100 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल, और ऊपर देते थे 20 रुपये। तो ज़मींदारों के इस व्यवहार से, क्योंकि ज़्यादा वो परेशान करते थे किसानों को, और भी ज़्यादा बेकार हो गया किसानों का एग्रीकल्चर सिस्टम। ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम को हम ट्रायंगुलर रिलेशनशिप भी बोलते हैं, जिसमें 3 लोग होते हैं। ओनर ऑफ द सोइल जिसको बोलते हैं ब्रिटिश, बीच में आ गया ज़मींदार, और लास्ट आ गया टिलर ऑफ द सोइल यानी किसान, बोले वाले, पीजेंट। तो पीजेंट को, टिलर ऑफ द सोइल को परेशान करते थे कौन? ज़मींदार, जो ओनर ऑफ द सोइल ब्रिटिश ने छोड़े हुए थे। ठीक है। और जिसकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे खेती करना भी बंद कर दिया। आप इसको पढ़ना पूरा। उसके बाद है हमारा फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। किसानों को ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाई। ठीक है। कॉमर्शलाइजेशन मतलब इंडिगो की।
उन्हें चावल, दाल, गेहूँ इनकी खेती बंद करवा कर इंडिगो, जिसको बोलते हैं नील, उसकी खेती करवाई, क्योंकि नील की ज़रूरत पड़ती थी इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। कपड़े की इंडस्ट्रीज़ थी बहुत सारी इंग्लैंड के अंदर, और वहाँ पर नील की ज़रूरत होती थी, इंडिगो की। इसलिए इन्होंने क्या करा, इंडिगो की खेती के लिए इन्होंने भारत के किसानों को यूज़ किया। अब ये खेती करवाते थे ज़बरदस्ती इंडिगो की, और इंडिगो को परचेज़ कर ख़रीद कर उनको पैसा दे देते थे। अब इनके पास पैसा तो है, लेकिन दाल, चावल, गेहूँ ये वगैरह नहीं है। तो क्या करा गया, फोर्स्ड, ज़बरदस्ती कॉमर्शलाइजेशन की गई एग्रीकल्चर को। ठीक है, ये पूरा इसमें यही लिखा हुआ है, ज़बरदस्ती खेती करी गई किसकी, इंडिगो की। ठीक है, और क्यों कराई, क्योंकि ब्रिटिश में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी जो कि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता था इंडिगो का, इसलिए इन्होंने इंडिगो का खेती करवाई। कहाँ पर, इंडिया के अंदर। उसके बाद है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उस समय पे ब्रिटिश सरकार ने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया एग्रीकल्चर में। अगर वो हमें ट्यूबवेल दे देते, ठीक है, और हमें वो क्या दे देते, पेस्टिसाइड्स दे देते, इंसेक्टिसाइड्स दे देते, तो उस समय पर भी खेती बहुत अच्छी हो सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने उस समय पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था एग्रीकल्चर पर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ही ख़राब और बैकवर्डनेस चला गया, और वो गया था सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से। ठीक है, उसके बाद है गल्फ बिटवीन दी ओनर ऑफ द सोइल एंड टिलर ऑफ द सोइल। ये मैंने आपको बताया ही था, इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। 5th और 6th पॉइंट हमारा नेक्स्ट वीडियो से चलेगा। ठीक है, आपको यहाँ तक पढ़ना है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ ज़मींदार। ठीक है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ख़राब था, ना ट्यूबवेल है, ना इंसेक्टिसाइड है, ना पेस्टिसाइड्स है, और ये बहुत ही नुकसानदायक रहा हमारे देश के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे नंबर पर पूछ सकते हो, पर्सनल नंबर पर। ओके बेटा।